नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। महंगाई देश में इस वक्त ये वो शब्द है जिसमें देश में इस वक्त हर तरफ चर्चा है। हर तबका महंगाई से परेशान है। हरी सब्जियां थाली से गायब हो चुकी हैं और इस वजह से मध्यम वर्ग देश में सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन इनकम जस की तस है। अब महंगाई के कारण हालात ये हैं कि लोगों ने जरूरी सामान में कटौती करना शुरू कर दिया है, लेकिन महंगाई से अभी फिलहाल राहत मिल नहीं रही है। हालांकि जहां एक ओर पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में सरकार ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन खाद्य तेल और सब्जियों के दाम में इजाफा होने से लोगों के घरों का बजट बिगड़ रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण आम आदमी परेशान है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे और कैसे अपनी गृहस्थी के बजट को उस तय सैलरी में ही फिट करे। अब महंगाई रोजमर्रा की जिंदगी में बजट को बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। हर तरफ एक सिर्फ यही सवाल है कि आखिर इस कमरतोड़ महंगाई से राहत आखिर कब मिलेगी। तो महंगाई की मार से आम जनता परेशान है और हर ओर यही सवाल है कि आखिर इससे निजात कैसे मिलेगी। और अब एक ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं जो कि अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। 7 साल में पेट्रोल डीजल के दाम में 200% से बढ़ा करके 10% घटाने वाली भाजपा सरकार की खेल को जनता समझ चुकी है। और भाजपा सरकार का यह तर्क कहां गया कि पेट्रोल डीजल के दाम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के दाम अब जीरो भी कर दे तो जनता इन्हें चुनाव में जीरो ही करेगी। तो ये ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, जो पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई है उसको लेकर के। और अब सवाल यह है कि अभी भी जो महंगाई बढ़ी हुई है आखिर उससे निजात कब और कैसे मिलेगी, ये सवाल लोगों के जहन में है। क्योंकि ये बात सही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तेजी के साथ बढ़े उसमें जो कटौती की गई है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए ही आपको दिखेंगे। और सवाल इस बात का भी है कि आखिर ये जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे निजात कैसे मिलेगी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में भी जो इस समय इजाफा है दाम में वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, खाद्य तेल के दाम बढ़े हुए हैं और महंगाई से निजात कैसे मिले आम जनता को, ये सवाल आम जनता के सामने है। और कठिन परिस्थितियां इसलिए भी हैं क्योंकि कोरोना काल का एक लंबा वक्त जिसमें सभी चीज़ें इफेक्टेड थीं, सभी चीज़ें प्रभावित थीं, लोगों के रोज़ी रोजगार पर भी इसका बुरा असर है। और ऐसे में अगर महंगाई इसी तरह से बढ़ी रही तो फिर आम जनता के सामने उसके घर गृहस्थी को चलाने का संकट लगातार बरकरार है और वो बना हुआ है। और शायद इसीलिए आप देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इस समय अब बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, क्योंकि बीजेपी भी जब विपक्ष में थी इसी तरह से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के सवाल उठाए जाते थे, विरोध प्रदर्शन भी होते थे। और अब सवाल सत्ता पक्ष से भी इसीलिए पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से भी, कि आखिर अब महंगाई को नियंत्रित क्यों नहीं किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर के भी जो तर्क पहले था कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और अगर एक साथ 10 से 12 रुपए कम हो सकते हैं तो ये बढ़ती हुई कीमतों पे पहले भी अंकुश लगाया जा सकता था। लेकिन अब जो राहत दी गई है उसको लेकर के सवाल उठने लाजमी है और उसको लेकर के विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि 200% दाम को बढ़ा करके अगर 10% की कमी कर रही है सरकार तो जनता इस खेल को समझ रही है और इसलिए जनता इनके झांसे में, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर शून्य भी कर दे तब भी जनता इनको शून्य ही रखेगी, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। तो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है ट्वीट करते हुए। और इसी तरह से सभी पार्टियां आप देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर के हमलावर हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य में, सब जगह पर यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई से राहत कैसे आप देंगे और क्या इसका प्लान है। और अभी जो डीजल पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं उसको किस तरह से देखा जाए, सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो महंगाई पे ही चर्चा को शुरुआत करते हैं। आज तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। कौशलकांत मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कौशलकांत मिश्र जी, आपका भी स्वागत। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत। और सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। कौशलकांत मिश्र जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के जनता के जहन में सवाल हैं।
और अभी अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, जो पेट्रोल डीजल के दाम आप लोगों ने कम किए, उन्होंने कहा कि 200% बढ़ाकर अगर 10% आप कम कर रहे हैं तो ये जनता इस खेल को समझ रही है। आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे, उसके बाद एक मुश्त इतनी बड़ी कमी करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की कमी अगर प्रदेश में देखी जाए और इस प्राइस को पूरे देश में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे कम प्राइस पेट्रोल डीजल का हमारे प्रदेश में। तो प्रदेश में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो योजना पेट्रोल के ऊपर बनाई या जो उन्होंने टैक्स कम किया, उसकी वजह से जो कमी आई, इसका एक बड़ा फायदा एक दिवाली के उपहार की तरह देश की जनता को मिला है। और इसी से कंपेयर कीजिए कि वो सारे प्रदेश जिस भारतीय जनता पार्टी की या उसके समर्थन की सरकार नहीं है, वहां पे अभी तक इस दाम कम करने के बारे में कोई विचार भी नहीं हो रहा है। अगर हम उस बात को छोड़ भी देते हैं, उसके बाद भी अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि पिछले 40 साल से जो पेट्रोल राइज हो रहा है, उसके आंकड़ों को आप अभी कंपेयर कर लें तो जो नॉर्मल आंकड़े हैं उससे कम राइज ही पेट्रोल का हुआ। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई भी सरकार रही हो पिछले 40 साल की, उसको कंपेयर कर लीजिए। जिस तरीके से 10-10 साल में पेट्रोल के प्राइस में हाइक हुई है, और जो पिछले 10 सालों की अगर हम पूरी 14 से लेकर के अगर हम देखना शुरू करें, 14 से लेकर के अभी तक की जो हाइक हुई है, उन सब को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस में हाइक नहीं हुई है। ये एक सच्चाई है। मैं अपने साथी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो मैं फैक्ट और जो डेटा दे रहा हूं, इसको जाके कंपेयर करें। और तीसरी बात, विपक्ष का जो काम है वो विरोध करना है, और बहुत अच्छा है वो विरोध करते रहे। उनके विरोध से ही जो कमियां अगर हमें कुछ बचती हैं, जो हम कर पाएंगे उसको सही, उसको करते रहेंगे। लेकिन मुझे एक चीज अपने साथियों से पूछनी है कि पिछले अगर 2017 से भी हम मान लेते हैं, 17 से लेके आज 21 आ गया है, 4 साल पूरे हो चुके हैं, क्या प्रदेश में एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है? कभी विपक्षी पार्टियों ने किसी भी एक काम की तारीफ की हो तो बता दे। उत्तर प्रदेश कोरोना नियंत्रण में नंबर 1, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी तरीके से कोरोना महामारी कंट्रोल करने में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 होने के बावजूद मैं आपके थ्रू अपने साथियों से पूछना चाहूंगा, 3 पार्टियों के साथी हैं, एक एक अच्छा काम इनकी नजरों में क्या हमने कोई भी एक अच्छा काम किया है उसके बारे में अगर बता दें, क्योंकि उन्होंने उनकी नजरों में तो हमने कभी अच्छा काम किया ही नहीं। तो विपक्ष जो है एक नकारात्मक विपक्ष की भूमिका कर रहा है, और नकारात्मक पब्लिक के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि हम पक्ष और विपक्ष जो भी करते हैं प्रदेश की जनता के लिए करते हैं। अगर हमने प्रदेश की जनता के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो मैं इनसे सुनना चाहूंगा कि क्या हमने कोई अच्छा काम किया है या नहीं किया है, या 4 साल में सिर्फ कमियां ही कमियां रही हैं। इसी के साथ मैं सिर्फ ये कहूंगा कि विपक्ष एक सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए, अच्छी चीजों की तारीफ करनी चाहिए, और जहां कमियां हैं उसको उजागर करना चाहिए, और उनके इसी जो लाइट से, उनके उसी ज्ञान से हम अपनी कमियों को और पूरा करेंगे, उसको और अच्छी तरह से सही करेंगे, जिससे कि हम 5 साल और इसी तरीके से प्रदेश की जनता के दिल में आए और देश की जनता, प्रदेश की जनता की जितना भी सेवा कर सके अपनी सेवा करें। सचिन जी जी जवाब दें। अभी कौशल जी ने कहा कि पूरा जो विपक्ष है वो नकारात्मकता की ओर रहता है, हमेशा तैयार रहता है नकारात्मक बातें लेकर के। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, और अभी कह रहे थे कि एक काम बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अभी आप बता रहे थे कि कोरोना नियंत्रण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा, और भी कई चीजें बताई आपने, उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा। अब आप बताइए कि अब विपक्ष उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष आवाज उठाता है कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सड़कें गड्ढा मुक्त वादा करने वाली सरकार जब वादा नहीं करती है, पूरा नहीं करती है, तो उसमें अगर आवाज उठाते हैं तो क्या हम लोग नकारात्मकता करते हैं? अगर महंगाई की बात उठाते हैं तो क्या मैं नकारात्मकता की बात करता हूँ? यहाँ पे समाजवादी पार्टी किसी भी आपके ऐसे निर्णय जो जनता के खिलाफ में अगर उसको उठाने की बात करते हैं तो ये नकारात्मकता की बात है। आप बताइए, क्या कहीं भी आप देख लीजिए, अगर विपक्ष हैं, सरकारें चल रही हैं और दल बने हुए हैं, अगर वो जनता की बात नहीं उठाएंगे तो उन्हें राजनीति करना बेकार है।
क्यों राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? वो राजनीति न कर और घर पर बैठे। जब आप आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आवाज नहीं उठी होती, अगर इतनी ज्यादा अभी चुनाव हुआ हाल ही में, अगर भारतीय जनता पार्टी की उसमें जनता का अगर आप देखें, जनता ने जब विरोध अपना प्रदर्शन किया उसमें वोट के माध्यम से और वोट की अपनी ताकत को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को उनका आईना दिखाया और इस पर उन्होंने कुछ दाम कम भी किए हैं, कहीं 10 रुपए और 5 रुपए कम भी किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि महंगाई पूरी तरीके से कम कर दी आपने। क्या है बताइए आप? कहीं भी 90 रुपए से अभी कहीं भी किसी भी प्रदेश में 90 रुपए प्रति लीटर से नीचे डीजल या पेट्रोल नहीं हुआ है। कहीं प्रदेश में तो अभी कहीं किसी प्रदेश में तो अभी भी 100 रुपए से ऊपर डीजल और पेट्रोल दोनों हैं अभी। तो आप बताइए कहां से नकारात्मकता हो गई? आप बताइए। ठीक है सचिन जी, जहां पे भी 100 रुपए से ज्यादा डीजल की बात कर रहे हैं वो सभी बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, उधर तमिलनाडु है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं वहां पे 100 रुपए से ज्यादा है। ये भी एक सच्चाई है जो आपको पब्लिक के सामने रखनी चाहिए। और महंगाई हमेशा से एक मुद्दा रहा है, एक इन्फ्लेशन रेट होती है, हमेशा कोई भी सरकार रही हो महंगाई एक मुद्दा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने महंगाई को कम करने के लिए एक एक्टिव कदम उठाया है और इसके साथ इतनी सारी योजनाएं, मैं दोबारा योजनाएं नहीं गिनाऊंगा क्योंकि सबको पता है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक आम नागरिक के लिए, जो एक आम नीडी, जो गरीब नागरिक है जिसके लिए हमें करना चाहिए, उसके लिए जो भी योजनाएं हो सकती हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। पुष्पेंद्र जी भाषण देने आप आए होंगे, मैं तो अपनी पार्टी की बात रखने आया हूँ। अरे आप ही रखेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मौका दीजिए ना। अरे साहब ये काम एंकर का है, आप एंकर ना। मैं एंकर से, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एंकर से ही बात कर रहा हूँ। इनका भाषण बंद करवाइए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। ठीक है कौशल कांत जी सुन ले भाई। पुष्पेंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गरीब विरोधी सरकार है। देश में कमर तोड़ महंगाई है, इनको नहीं दिखती। 2 वक्त की रोटी लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा है इस वक्त, वो इनको नजर नहीं आता। लोगों को रोजगार चले गए, वो इनको नजर नहीं आ रहा। कमाई का कोई साधन नहीं, लोगों का कमाई का जरिया छिन गया है, वो भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आता। अभी आप देखिए, बीजेपी को जनता ने उसकी हैसियत बता दी इस उपचुनाव में, पूरे देश में बता दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि इनके मुख्यमंत्री रोने लगे कि साहब ये तो महंगाई की वजह से बीजेपी हार गई। हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान आया, तब जाकर के बीजेपी के कानों पे जू रहेगी कि हाँ कुछ करना पड़ेगा। तब जाकर के इन्होंने 5 रुपए 10 रुपए की बहुत मामूली सी एक एहसान सा कर दिया है जनता पे, जिससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। दरअसल क्या है कि बीजेपी को महंगाई बिल्कुल दिखती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि बीजेपी के लोगों को महंगाई नजर न आने का सबसे बड़ा जो कारण है मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इनकी जेबें भरी हुई हैं। अब कैसे भरी हुई हैं वो बता देता हूं। प्रभु श्री राम जी के नाम पे चंदा इकट्ठा हुआ और चंदे की बंदर बांट करी, इसलिए ये उससे पैसे कमाए हैं, इसलिए इनको महंगाई नहीं दिखती। जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिससे इन्होंने पैसे कमाए हैं, इसलिए महंगाई नहीं दिखती। बालिकाओं की छात्रवृत्ति में घोटाला किया, इसलिए उससे पैसे कमाए, तो इनको महंगाई कहां से दिखेगी। कोरोना काल में वेंटिलेटर और थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों में इन्होंने खूब जम करके घोटाला किया, खूब दलाली की और खूब पैसे कमाए, तो इसीलिए इनको महंगाई नहीं दिखती। महंगाई में कौन परेशान है? आम जनता परेशान है। जो खाद्य तेल देखिए उसकी कीमत क्या है, वो उसकी पहुंच से दूर हो गया है। पेट्रोल डीजल की आप बात कर ही रहे हैं। अभी नया फरमान आया है मोदी जी का, केंद्र सरकार का, कि अब वो नवंबर से मुफ्त राशन भी बंद कर दे रहे हैं। बताइए, आप गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं। उनको सुविधाएं देने के बजाय, जब वो कोरोना काल से त्रस्त होने के बाद जब उनका रोजी रोजगार छिन गया है, तो उनको आप सहूलियतें देने की बजाय आप उनसे वो जो उनके मुंह का निवाला आप एक मदद के तौर पर आपकी तरफ से था, तो उसको भी आप छीन रहे हैं। हमारी तो सरकार दिल्ली में है। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी कि भैया केंद्र सरकार नहीं करेगी तो भी हम अगले 6 महीने तक अभी और आपके साथ खड़े हैं, हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं, दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं, और हम अगले 6 महीने भी आपको मुफ्त राशन देंगे। केंद्र सरकार देती है तो दे, न देती है तो न दे। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि सर ये ऐसा जुल्म मत करिए, अभी गरीब लोगों को मदद की जरूरत है, उनका हाथ थामने की जरूरत है।
और अपनी इस योजना को जो आप बंद करने जा रहे हैं कि नवंबर के बाद नवंबर से हम नहीं चलाएंगे, इसको आप कंटिन्यू रखिए। ये आज ही निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये तो कहती है कि भाई इनको कोई अच्छा काम नहीं दिखता। अच्छा काम कहां दिखेगा? जब आप घोटाले करते रहेंगे, जनता की सुध नहीं लेंगे, हर चीज में तो आप कहते हैं नंबर 1 किसमें है? अरे भैया आप देखिए ना, आपकी उत्तर प्रदेश में ही ना ब्राह्मणों की किस तरह से दुर्दशा हो रही है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप देखिए एटा में किस तरह से एक दलित बालिका का उसके साथ क्या क्या हुआ, दुराचार हुआ, उसके बाद उस बेचारी उसका मौत से जूझते जूझते उसकी जिंदगी खत्म हो गई। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके घर वालों की अनुमति के बिना, उनसे सहमति के बिना उसको रात को 2 बजे उसके शरीर को पेट्रोल डाल करके जला देती है। ये सब उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है ना, तो हम कैसे आपकी तारीफ करें? आप बताइए गोरखपुर में किस तरह से पुलिस वालों ने एक व्यापारी को मार दिया। क्या हम इसको अच्छा बताएं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है? क्या हम यही राजनीति करने ठीक है, चलिए जावेद अहमद जी, काम है हम अपनी बात आपसे कहेंगे, जहां आपकी खामियां होगी आपका विरोध ठीक है, करेंगे। चलिए। जब आप अच्छा काम करेंगे जनता अपने आप आपको जवाब देगी। जैसे अभी जनता ने आपको उपचुनाव में आपकी हैसियत बता दी है, और वो सिर्फ एक ट्रेलर है कौशल जी। जावेद अहमद आप देखिएगा आने वाले चुनाव में आपको बिल्कुल जमीन पर पटक करके और 2022 में उत्तर प्रदेश से बाहर कर देगी, और 2024 में केंद्र सरकार से भी आपका सफाया है। क्योंकि किसान आज 1 साल से किसान बैठा है दिल्ली बॉर्डर पे, नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, महंगाई पर ठीक है, महंगाई पुष्पेंद्र जी, ठीक है, हो गया, ठीक है, जावेद अहमद जी, ठीक है, जावेद अहमद जी। हेलो, जावेद अहमद जी, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के जो बातें यहां पर कही गई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। देखिए, महंगाई पर ये सरकार का कोई नियंत्रण था ही नहीं और ना इसकी इच्छा शक्ति में है। ये इन्होंने तो पूरा जो सिस्टम है वो बाजार के हवाले कर देने का संकल्प एक तरीके से ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी को महंगाई दिखती नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री किस तरीके से मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं किस तरीके से मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं। ये लोग पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत महंगाई को जनता के एजेंडे से बाहर कर देना चाहते और उसी पर लगे हुए। जन सरोकार या जन कल्याण भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय न कल था, न आज है और न कल रहेगा। यह लोग इस हद दर्जे की निर्लज्जता के साथ बयानबाजी करते हैं कि उनको जनता का दर्द नहीं समझ में आता। आपने 51 लाख दीपों का आप दीपोत्सव मनाने की बात सरकारी धन से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उस दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव हो, घर घर हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्थितियां क्या है कि आपने 50 लाख का तेल आपने जला दिया और जनता के ऊपर, गरीब जनता पर मार आपने कर दी 250 रुपए किलो कड़वे तेल की। दीपों में बचे हुए तेल को किस तरीके से गरीब जो है इकट्ठा कर रहा है, यह बता रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि महंगाई की विभत्सता किस स्तर तक जा चुकी है कि अब इस सरकार के संभालने वाला नहीं है। सरकार कितनी बयानबाजी कर ले। सरकार का जो संकल्प था चुनाव के पहले, उस संकल्प पत्र में ये एक वादा पूरा नहीं कर पाए। फर्जी वीडियो डाल देते हैं कि हमने लेखपाल के पद पर नियुक्ति कर दी और बाद में जब वो मुद्दा उठता है तो ट्विटर हैंडल से वो वीडियो भी गायब हो जाता है। आप विज्ञापन निकाल नहीं रहे, विज्ञापन संख्या बता नहीं रहे। 70 लाख रोजगार का वादा किया, वो छोड़ दीजिए, आपने क्या किया। 4 लाख की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि जो 4 लाख दिए हैं उसके सापेक्ष कोरोना काल से लेकर अब तक कितने लोगों के रोजगार आपकी गलत रणनीतियों के कारण छीन गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए। मनरेगा के रजिस्ट्रेशन का आप आंकड़ा देने का काम करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष कितने लोगों का टर्नअप हुआ है। आप हर चीज में गोलमाल करते हैं, झूठे आंकड़े लेके आते हैं और उन झूठे आंकड़ों को इतनी जल्दी इतनी तेज बोलते हैं कि उसमें जनता कहीं रह ही नहीं जाती है। सब्जियों में महंगाई, तेल दलहन तिलहन हर चीज में महंगाई है।
और किसान के साथ तो क्या दुर्दशा कर दी है आपने कि उसको बिल्कुल बिल्कुल बाजार के हवाले, अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले कर रखा है कि देश में एक तरफ आपके मित्रों की प्रतिदिन की आय हजारों करोड़ होती जा रही है और गरीब जनता की आय उत्तर प्रदेश में क्या है, 27 रुपए प्रतिदिन है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है, तो सरकारी आंकड़े हैं। तो कहां पर आप जो है गरीबी को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, गरीब को राहत देने के लिए आप कोई कदम उठाने का काम ठीक है, कौशल कांत मिश्र जी, डीजल और पेट्रोल में जी ने पहली बात की कि प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में आई थी और जो भी आदमी, जो भी संस्था देश या देश की जनता के लिए काम करे उसको हक मिलना चाहिए, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पर जो प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसी आई जो आगे कंटिन्यू कर रही। अब जावेद साहब कंटिन्यू आपने कितने तरफ कर दिया? मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में। 3 आदमी है, मुझे 3 गुना टाइम चाहिए वैसे तो कम से कम अपने टाइम में तो बोलने दीजिए। जावेद साहब के दिल से कांग्रेस के अंदर की बात निकल आई, इन्हें दीपोत्सव से बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वहां जले हुए दियों में तेल की बड़ी नहीं नहीं, ये गलत बात। दीपोत्सव क्या कहा? अरे आप कांग्रेस की हकीकत के बारे में सबको पता है। डॉक्टर साहब आपने सुना ही नहीं, कोई यही तो मुद्दा है कि आप, मैंने क्या कहा, आप अपने आपके सत्य में जबरदस्ती स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने कहा प्रसन्नता की बात है, राम का वैभव और गौरव उसको आपके नाम ही टेंडर नहीं हो गया, आपके नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पेटेंट नहीं हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे हैं। आपने तो धूर्तता के साथ उस पर नियंत्रित करने का और उन पर कब्जा करने का और उनके नाम पर धूर्ततापूर्ण राजनीति करने का काम किया है। धर्म तो आपकी रगों में नहीं है। अधर्म, कुधर्म और कुकर्म और दुष्कर्म के अलावा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कुछ नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर कांग्रेस का राम से विरोध होता तो भारत के संविधान में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र नहीं होता। ये आप लोग जो बनी बनाई बातें करते, झूठी बातें करते, मैं पूछ रहा हूं, बड़ा जिनका नाम करते, कहां है कोठारी बंधुओं की बहन? कहां है उस कोठारी बंधु की बहन जिसके नाम की माला जपते थे? आपने उसको क्या सम्मान दे? चलना है भाई, अगर इसी झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। अगर मैं कोई गलती करूंगा डॉक्टर साहब तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन आपका मिथ्या स्वीकार नहीं है। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। नहीं तो झूठ भी आप नहीं बोलेंगे, नहीं झूठ नहीं बोलने देंगे, बिल्कुल झूठ बोलकर बचकर निकल। क्यों नहीं लोग संकल्प पर बात करते, क्यों नहीं महंगाई पर बात करते? इस तरह से डिबेट क्या भाता है? नहीं नहीं, ऐसे डिबेट में नहीं क्या भाता है? ऐसे डिबेट में नहीं क्या भाता है? नहीं डिबेट क्यों नहीं? दुनिया को पता है, कांग्रेस दुनिया को पता है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। जिस जिन्ना का नाम लेकर आज विभाजन की राजनीति कर रहे हो, उस जिन्ना की कबर पर जाने वाले आपके लाल कृष्ण अडवाणी थे। आप बताओ लाल कृष्ण अडवाणी ठीक है कि गलत है? आप बताओ। कांग्रेस के एक नेता का नाम बता दोगे, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, जिसने जिन्ना को विश्व में सेकुलरिज्म का प्रतीक बताया हो। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो जिन्ना की पूजा करते हैं, उसकी कब्र पर माथा टेकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जावेद भाई बोल लिया? बोल नहीं लिए। देखिए, जहां पर गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा। अच्छा, टोकने वाला ये मैं आपका एजेंडा नहीं चलने दूंगा। डॉक्टर साहब, आपका एजेंडा नहीं चलेगा। तालिबान की बात करोगे और तालिबानियों से पर्दे के पीछे बात करोगे। आपकी आप तालिबानी है, आपका खानदान तालिबानी, आपकी विचारधारा तालिबानी है। संघ और भारतीय जनता पार्टी अगर तालिबानी नहीं होते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आपने मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकी को अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान के हवाले नहीं किया। आप तालिबान के समर्थक नहीं होते तो उरी और पठानकोट पर हमला करने वाली ISI की एजेंसी को आपने जांच करने के लिए भारत की भूमि पर नहीं बुलाया। ये पाप कांग्रेस ने नहीं किया, ये पाप प्रियंका जी ने नहीं किया, ये पाप राहुल जी ने
नहीं किया, ये पाप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया। अरे शर्म कीजिए, आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या लिखा है कि चीन गांव बसाकर बैठा है हमारी सीमा में, भाजपा के सांसद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो आई है यहाँ पर हमसे बहस करने के लिए। वो अरे बहस करूंगा क्या? आज तक आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, कभी 2 पर्चे दाखिल हो गए हो। अरे डॉक्टर साहब, कभी 2 अध्यक्ष पद के पर्चे दाखिल हुए हो तो बता दो अपना इतिहास। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कभी 2 पर्चे दाखिल हो गए, 2 पर्चे भाजपा में दाखिल हुए हो। हैसियतों को नाम बता दो, हैसियतों नाम बता दो। जावेद जी, 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 पिछले 3 मिनट में एक बार भी महंगाई शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। पिछले 3 मिनट में एक बार भी महंगाई शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये चर्चा को कहां से कहां ले जा रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूं महंगाई पर आप चर्चा करेंगे, आपका कोई सवाल है महंगाई को लेकर के, उधर से जवाब आएगा। लेकिन महंगाई के अलावा सारी चर्चा कर रहे हैं आप लोग, महंगाई पर कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार है। जावेद जी, जावेद जी, ऐसे चर्चा नहीं होती। जावेद जी, ठीक है, सवाल खड़ा किया है तो उसका जवाब सुनिए। जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, अब आप अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के सबका आप जिक्र करने लगेंगे, लेकिन महंगाई पर नहीं बोलने देंगे। महंगाई पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जावेद जी, आप महंगाई पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? महंगाई पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जावेद जी, महंगाई पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? महंगाई पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जावेद अहमद जी, महंगाई पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जावेद अहमद जी, महंगाई पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? पाकिस्तान परस्त, भाजपा ISI परस्त, भाजपा तालिबानी परस्त, मसूद अजहर का रिश्तेदार कौन है? ISI का रिश्तेदार कौन है? नवाज शरीफ की मां को बिना बुलाए पैर छूने कौन गया था? जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? बता दो ना। जसवंत सिंह आपके कौन है ये भी बता दो ना। जिन्ना के पीछे आप खड़े हो। अरे जिन्ना ना हो तो आप 1 मिनट राजनीति नहीं कर पाओ। जिन्ना बोलना बंद करो, पाकिस्तान मुसलमान बोलना बंद करो, एक शब्द नहीं बोल पाओगे डिबेट पर डॉक्टर साहब, एक शब्द नहीं। अरे जिन्ना आपके रिश्तेदार हैं इसलिए आप बात करते हैं। मेरा तो दुश्मन है जिन्ना, भारत का दुश्मन है जिन्ना, और जिन्ना सावरकर का सहोदर है, RSS की विचारधारा का समर्थक रहा है, जिसने इस देश को विभाजित किया। वो जिन्ना जिसने देश का विभाजन किया, वो RSS जिसने समाज को विभाजित किया, जिसने ऊंच नीच की भावना को पैदा किया, जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर सहायक अध्यापक की भर्ती में पिछड़ों के अधिकार का हनन किया, वो क्या बात करेगा? कुछ नहीं हुआ है। जो पार्टी आज तक अपना नेता नहीं चुन पाई हो, अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो, आपका नेता कौन है? आपके नेता कौन है? आपका नेता कौन चुनता है? RSS चुनता है। हमने देखा बलराज मधोक को RSS ने छोड़ दिया तो बलराज मधोक की हैसियत क्या हो गई? अडवाणी के साथ क्या किया ये कुछ पता है? अरे महंगाई पे बात करो, महंगाई पे महंगाई, अरे शर्म करो, निर्लज्ज लोग हो, निर्लज्जता की विचारधारा। मैं चुनौती दे रहा हूँ, जिन्ना से अपना रिश्ता बताओ, अडवाणी का क्या है? आप बताओ ISI से नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या है? पठानकोट जज के लिए क्यों बुलाया था? बताओ पठानकोट क्यों बुलाया था? बताओ अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, अडानी से आपका रिश्ता क्या है? उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? लाल बहादुर शास्त्री के अरे मित्र नहीं बता पाओगे, मित्र नहीं बता पाओगे, बताओ पोस्टमार्टम तक नहीं कराया था। आपका लाल बहादुर शास्त्री से क्या रिश्ता है? चलिए पुष्पेंद्र जी, आपको भी कुछ बोलना है आप भी बोल सकते हैं। सचिन जी, आपको भी बोलना है तो आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी के लिए सुनने के लिए नहीं बैठा, कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है, कोई बाध्य नहीं है। ना मेरा सवाल सुनना चाहते हैं ना उसका जवाब देना चाहते हैं। आपको भी बोलना है तो आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि चर्चा खराब करना मकसद है, चर्चा खराब करना मकसद है, इसलिए आप लोग चाहें तो बोल सकते हैं, आप लोग चाहें तो बोल सकते हैं। आप भी अपनी बात रखते बीच में रखते हैं। ISI से रिश्ता क्या है? क्यों बुला लिया था भारत में, जो दुनिया को आतंकवाद का निर्यात करती है? और हम अडानी और अंबानी से आप रिश्ता क्या है?
नीचता की हद तो आपने कर रखी है। अरे पहले अपना नेता तो चूज अरे कर लो, नीच फिर आप नेता है, चूज करना। नीचता की हदें आप लोग पार करते हैं। न शब्द है आपके पास, न मर्यादा है, न भारतीय भावना है, न भारतीय सभ्यता है, न भारतीय संस्कृत है। अरे अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले, अंग्रेजों की चरण पादुका सर पर रखकर भारतीय सभ्यता की अर्थी उठाने वाले आरएसएस और भाजपा के लोग मुझसे कांग्रेस से बात नहीं कर सकते। कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देशभक्ति का खून बहता है उसकी रगों में। आप लोगों की तरह देश को गुलाम बनाने वाले लोगों की मुखबरी नहीं करता। परिवार की चाटुकारिता के अलावा आपने कुछ चलिए पुष्पेंद्र जी क्या कभी भी परिवार के ऊपर उठ करके देश को बनाइए, देश के बारे में पे उंगली उठाने की हैसियत है आपकी? पुष्पेंद्र जी योगी पे उंगली उठाने की हैसियत है? हमारे तिवारी की हत्या करा दी, इंद्रकांत शुक्ला की हत्या उनकी पुलिस ने करा दी, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हो गई। पंजाब योगी जी का शासन में बदल चुका है। योगी जी के नियंत्रण में नहीं है, प्रशासन नहीं है। बताओ ये किसने किया था? अनुशासन वाली पार्टी कहाँ व्यवस्थित है? जैसे नहीं है, कहाँ व्यवस्थित है? लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की आपके यहाँ टांग लोकतंत्र है? किस तरीके से? डॉक्टर अरे पहले अपना स्वामी ने आईना दिखाया आज। नेता चुनना। अरे अपना नेता आप चुन लो। कौन है आपका आपके नेता? पास नेता ही नहीं है। नेता कहाँ है? कारपोरेट कौन का है एजेंट आपका है आपके यहाँ। पहले ये दिखाइए। कारपोरेट घराने का एक एजेंट स्थापित है। आपके पास नेता है? कारपोरेट घराने के एजेंट, कारपोरेट घराने की धुन पर नाचने वाले लोग हमसे क्या बात करेंगे? कांग्रेस से तो बात करने की हैसियत न आपके पुरखों की रही है, न आज आपकी है। प्रियंका जी के सवालों का जवाब दो हैसियत हो। राहुल जी के सवाल। पुष्पेंद्र जी बोलिए आपको जो बोलना है, क्योंकि ये लोग शांत नहीं होने वाले, ये शांत होने वाले नहीं। अगर आप बोल सकते हैं तो बोल लीजिए। हाथरस की बेटी न्याय मांग रही है, लखीमपुर के किसान और पत्रकार न्याय मांग रहे हैं, इंद्रकांत शुक्ला का परिवार न्याय मांग रहा है। कहाँ है पाटीदार? कहाँ है आपका आईपीएस पाटीदार? क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? बताओ ना। आबादी बीपीएल के नीचे। अरे कांग्रेस ना होती तो आज डिबेट पे बैठने की हैसियत न होती। कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र दिया। कांग्रेस ने अगर बनाया नहीं होता भारत को तो भेल सेल ये कौन बेच रहा? ये आप बेच रहे हो। बनाया किसने था? कांग्रेस ने बनाया था ना। अरे अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स किसका पकड़ा गया? अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स किसका पकड़ा? अरे शर्म आती है आप जैसे लोगों को देखकर। पाकिस्तानी होते हुए आप भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल पाकिस्तान के स्लीपर सेल है। अब कब जाएंगे ना? जितने भी पकड़े गए नहीं, नवाज शरीफ की माँ के कब पैर छुएंगे? कौन? मेरा सवाल है, जब पाकिस्तान भारत की समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद दे सकता है, मेरा सवाल है ना, सीएम कौन होगा? प्रदेश में आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? बताइए। अरे आप तो केशव मौर्य को सीएम बना रहे थे, फिर बाबा जी को ले आए। केशव मौर्य को आगे किया था ना, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को साइडलाइन करके। अरे भैया, अरे कितना झूठ बोलोगे? अरे डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हो, कहाँ भारतीय जनता पार्टी के झूठों के गिरोह में आप शामिल हो गए? जावेद जी अब आप सुनेंगे किसी? जावेद जी आप सुनेंगे क्या? जावेद जी किसी को सुनेंगे भी? जावेद जी और कौशलकांत जी आप दोनों लोग किसी और को सुनेंगे? किसी और को सुनेंगे क्या आप दोनों लोग? किसी और को सुनेंगे आप दोनों लोग, या आप दोनों ही लोग ही बोलेंगे? सिर्फ आप दोनों लोग ही बोलेंगे या किसी और को भी सुनेंगे? कुछ मन है सुनने का या चर्चा खराब करने का ही मन है? जयराम ठाकुर क्यों रो रहे? जयराम ठाकुर रो रहे हैं आपके। योगी जी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वो विभाजन की तरफ भाग रहे हैं। मोदी जी कर नहीं पा रहे हैं। आप किसको प्रेजेंट कर रहे हैं ये बता दीजिए मेरे को। चलिए पुष्पेंद्र जी आप अपनी बात रखो। सोनिया को कर रहे हैं, प्रियंका को कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट? कौशलकांत मिश्र जी और जावेद जी। कौशलकांत मिश्र जी और जावेद जी। कौशलकांत मिश्र जी, जावेद जी। कौशलकांत मिश्र जी और जावेद जी। कौशलकांत मिश्र जी, जावेद जी। भाई शांत हो जाएं, शांत हो जाएं आप दोनों लोग। थोड़ा शांत हो जाएं तो दूसरे लोग और भी बोल लेते हैं। मीडिया पैनल से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल
यही तो, आप जब तक उस परिवार के बाहर निकलने की आप- हिम्मत नहीं है, आप देश क्या चलाओगे? आप आरएसएस के परिवार के बाहर निकल के दिखा दो, आपकी हैसियत हो, मोहन भागवत के बयान का विरोध करके दिखा दो, मोहन भागवत के बयान का विरोध करके दिखा दो, 1 मिनट भाजपा की सदस्यता नहीं रहेगी, राजनाथ सिंह के घर चले जाओगे, किस तरीके से फौरन मीडिया पैनल से बाहर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आप, अरे हाँ है। जावेद साहब, नहीं, जावेद साहब, एक आप मिनट चाहते नहीं, थे, मोहन भागवत के बयान का विरोध आप करके दिखा चाहते दो। थे, आप चाहते थे कि डिबेट ऐसे हो, मैंने ये करके बता दिया कि मैं डिबेट ऐसे भी कर सकता हूँ। अरे जब मैं बोला था, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। आप हर सुनते रहिए, मैं हर तरीके का सवाल कर सकता हूँ। आप कहाँ एकदम वरुण प्रोग्राम अरे में डॉक्टर साहब, जाएगा। आप कहाँ खड़े हैं? आप एकदम कहाँ खड़े हैं? ऐसे ही जाएगा। सवाल, एकदम किसी नहीं, सवाल का जवाब बात। जावेद जी, कौशलकांत जी, कुछ और लोग को अगर आप लोग बोल लेने दे, थोड़ा एक एक रिएक्शन उधर से भी आ जाए, या आप दोनों लोग कोई पूरी चर्चा करनी है तो मैं छोड़ देता हूं फिर। ये कोई तरीका नहीं होता ना। पुष्पेंद्र जी, आप बताइए, मैंने कहा, आप बताइए ना, आप चारों लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे डॉक्टर साहब बताइए। ऐसे, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब सुनिए, ऐसे मत करिए, एक दूसरे का। आप ये बताइए जावेद जी, जब मैंने आप लोगों को टाइम दिया ना, आप 3 लोग हो, मैं अकेला हूं, अगर मैं बोलूंगा और बीच में इंटरफेरेंस होगा और उसके बाद अगर एंकर शांत बैठे रहेंगे, तो मैं तो इसी तरीके से डिबेट करूंगा ना दोस्त। आप मेरे पास का तरीका क्या था? आप लोग सकारात्मक डिबेट चाहते थे। मैं जावेद भाई और डॉक्टर साहब आप दोनों से अपील कर रहा हूं, डॉक्टर साहब आपसे भी अपील कर रहा हूं, जावेद भाई से भी अपील कर रहा हूं, अगर इस तरह से नहीं डिबेट होगी। मैं भी तो यही कह रहा था, सभी मैं भी तो यही कह रहा था, सभी को मौका मिलेगा। अभी मैं भी यही कह रहा था ना, आपके बीच में हम नहीं बोल रहे थे, हमारे बीच में आप नहीं बोला, तो जावेद भाई बोले ना मेरे बीच में, जावेद भाई बोले ना। अब मैं जवाब देना चाहूंगा, क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार है? क्योंकि मुझे भी मालूम है ये कोई डिबेट नहीं थी। नहीं, बोलिए, आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए, आप बोल के खत्म करिए तो हमारा भी नंबर आए। अब जो सबसे पहले जो बात की गई थी कि कानून व्यवस्था पे आपने सवाल उठाया था, पुष्पेंद्र जी आपने उठाया था। कानून व्यवस्था पे मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर 2016 और 2019 के आंकड़ों की बात करें तो डकैती में 66% की कमी आई है, लूट में 66% की कमी आई है, हत्या में 24% की कमी आई है, बलवा जो होता है उसमें 28% की कमी आई है, बलात्कार में 33% की कमी आई है। इसके अलावा जितने भी अपराधी रहे हैं, 1100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई अपराधियों की, जो बड़े बड़े नेता रहे हैं। इसके अलावा 10,021 क्रिमिनल जेल में बंद है जिनके ऊपर इनाम था, 36,990 गैंगस्टर जेल में बंद है, 523 लोगों के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, 621 लोग गुंडा एक्ट के तहत हैं। तो हो क्या रहा है कि कानून व्यवस्था जो सपा का कमजोर प्रॉब्लम था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो बार बार कानून व्यवस्था पे, जितनी अच्छी कानून व्यवस्था है, आपको भी पता है, छोटे छोटे 23 करोड़ की जनसंख्या में कुछ तो अपराध खत्म नहीं किए जाते। अपराध बनाया जा, कानून कैसा भी कर ले, अपराध खत्म नहीं होता। तो जो कानून व्यवस्था हमने बनाई है, और उससे अच्छी कानून व्यवस्था अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं रही, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद एक चीज और बोलूंगा, जो तेल की बात हो रही थी, पहली बार प्रदेश सरकार ने गेहूं चावल राशन के साथ तेल और नमक भी दिया है। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक तेल और नमक नहीं बांटा गया। जिन गरीबों के लिए आप नेता बन के यहाँ आके बोलते हैं, उन गरीबों को मुफ्त अनाज, नमक, तेल, बिजली, पानी, रसोई गैस, सब कुछ मुफ्त दिया जा रहा है। पहले प्रदेश में बिजली ही नहीं होती थी। अब आप भी सुनिए डॉक्टर, ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप भी सुनिए। अब देखिए आप लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करें, क्योंकि ये जो लिख करके ला करके आंकड़े आप पढ़ रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे अब डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो सुन रहा था धैर्य से आपको, अब कम से कम हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ये जो आंकड़े लिख करके आप लाए और पढ़ रहे हैं, ये सुनने में वाकई कानों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है ना। अब लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात छेड़ी है, तो मैं पहले वहीं से शुरू कर देता हूं।
आपने अपराधियों को आपने कहा कि जेल भेज दिया, उनके सारे अवैध जो निर्माण है वो आपने डेमोलिश कर दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बदले में हो क्या रहा है? अब तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भी अपराधियों वाला व्यवहार कर रही है। बताइए, उत्तर प्रदेश में हमने तो कभी बचपन से आज तक यही सुना था कि भाई अपराधी फरार है, चोर फरार है, डकैत फरार है, लेकिन एसपी फरार है। ये उत्तर प्रदेश में कारनामा हो रहा है। इंद्रकांत त्रिपाठी, हमीरपुर का व्यापारी, जिसकी हत्या हो जाती है और वो पहले लिख के देता है कि मुझे एसपी से जान का खतरा है, बावजूद उसके कुछ नहीं होता और उसका मर्डर हो जाता है, और वहां का एसपी आज भी फरार है, नहीं पकड़ा गया। गोरखपुर में मनीष गुप्ता, चलिए पुष्पेंद्र जी, कुछ लग रहा तकनीकी समस्या है। सचिन जी, जी समाजवादी पार्टी से तो बेहतर ही है कम से कम कानून व्यवस्था। समाजवादी पार्टी से अगर बेहतर होती तो लोग प्रतिदिन मर नहीं रहे होते। ये जैसा कि अभी हमारे एक और पैनल में बैठे पुष्पेंद्र जी, उन्होंने जैसा कि बताया है कि कहने और बताने में पेज पर बहुत अच्छा लगता है, लिख कर लाते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। लोग दिन ब दिन मर रहे हैं लोग। रही बात महंगाई की, तो अभी आपने देखा होगा कि दोनों दल आपस में ऐसे झगड़ रहे जैसे छोटे छोटे बच्चे झगड़ते हैं। अगर इन्हें मौका चाहिए था, उन्होंने पाकिस्तान लाके खड़ा कर दिया। लोग चाहते हैं महंगाई कैसे कम हो, लोग चाहते हैं कानून व्यवस्था कैसे सही रहे। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने हमें लगता पढ़ी नहीं है। पूरे पिछले माह में अखबार में निकला था, अमर उजाला में, कि आप देखिए कि पिछली सरकार से 10 गुने अधिक अपराध इस सरकार में हैं। आपने पढ़ा ही नहीं होगा अमर उजाला अखबार को, पढ़िए। और आप अगर देखिए महंगाई की बात करें तो लगातार महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग, अगर आप कह रहे हैं कि अपराधियों को बंद कर दिया है और अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर लिया है, उनके बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया है, तो कहां से आ गए ये अपराधी? लगातार अपराध कैसे बढ़ रहा है आप बताइए? किसी को सजा मिल ही नहीं रही है। और आप देखिए बलात्कार की घटनाएं देख लीजिए, आप हत्याओं की घटना देख लीजिए, आप ऐसा है कि लगातार झूठ बोलने से कोई जनता संतुष्ट नहीं हो जाएगी। और इसका अभी उपचुनाव में कुछ देखने को मिला है, और अब 2022 के चुनाव में आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इसलिए आप बिल्कुल अब तैयार रहिए कि जनता जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग आकर के वहां टीवी में बता देते हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत आपको भी पता है और पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि इस बार क्या होने वाला है 2022 के चुनाव में। पुष्पेंद्र जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जवाब देना चाहूंगा। मेरी बात कट गई थी डॉक्टर साहब, बस 5 सेकंड लूंगा। मेरी बात कट गई थी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं यही कह रहा था आपसे कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो उत्तर प्रदेश में है, उसके उदाहरण मैंने आपको दिए कि चाहे आगरा का अरुण वाल्मीकि हो, चाहे गोरखपुर में मनीष गुप्ता की बात हो, चाहे हमीरपुर में इंद्रकांत त्रिपाठी की बात हो। सब वर्ग को, आपने चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित साथी हो, सबके साथ अत्याचार कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और मैं अब इससे हट के दूसरी बात करता हूं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते हैं वो खराब है। अगर आप महिला उत्पीड़न की नहीं बात करते, चलिए उसमें भी आप कहीं नहीं टिकते, हर जगह बेरोजगारों पर लाठियां बरसा रहे, तो आपको क्या लगता है कि आप भगवान राम के सहारे, जो सर्वमान्य है, सर्वविदित है, सर्वपूज्य है, ऐसे भगवान राम जो करोड़ों अरबों लोगों की, हम सब की आस्था के प्रतीक हैं, उनके नाम से राजनीति करते भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती है क्या? भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पे चुनाव लड़ेगी, भगवान राम के नाम पे ही चुनाव जीतेगी? ये बात सोचने वाला गंभीर विषय है। ठीक है, कौशल कांत जी इसका जवाब दें। क्या आप आम आदमी पार्टी की तरह जनता की सहूलियत के लिए उनको 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं कर सकते क्या? पुष्पेंद्र जी, इसका फैसला तो जनता करेगी ना, इसका फैसला तो जनता करेगी। ठीक है, अगर ये नहीं भी कर रहे हैं, तो फैसला जनता करेगी ना। कौशल कांत मिश्र जी, ठीक है, जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कौशल कांत मिश्र जी जवाब दें। पेन जी, आपने कहा कि हम राम के नाम की राजनीति करते नहीं, हम राम के नाम की राजनीति नहीं करते, हम देश चलाने की राजनीति। राम और देश हमारे लिए एक ही है, ठीक। और हम ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रहे हैं हिंदुस्तान के इतिहास में जिसने राम मंदिर के बनाने का मुद्दा अपने घोषणा पत्र के प्रथम पृष्ठ पे रखा था। कोई भी ऐसी राजनीतिक दल नहीं है अभी हिंदुस्तान में जो ये कहे किसने रखा था। आपकी बात करते हैं, आपके अपने मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है अरविंद जी का स्टेटमेंट ये था कि वहां पे राम मंदिर और सब हटा करके वहां पे अस्पताल बना देना चाहिए। आज वही आ करके अयोध्या से अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं।
ये जो दोहरा चरित्र है ये देश की जनता देख रही है और बताएगी। और अब आपकी बात आते हैं, आपकी जो सरकार है दिल्ली में, वहां पर पेट्रोल का प्राइस उत्तर प्रदेश से महंगा है। क्यों? क्योंकि प्रदेश ने अभी तक उस पे कोई कंसेशन नहीं किया है। इस पे आप सोचिए, पूरे देश में, मुझे 5 सेकंड मिलेगा, पूरे देश में इस समय अगर देखें तो सबसे सस्ता पेट्रोल उत्तर प्रदेश में है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। अब बात आती है महंगाई की। ये बात सही है कि महंगाई हर सरकार के लिए मुद्दा रहा है और कोई भी सरकार जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। वो एक नेचुरल सोशल पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंटल साइकिल है, उसको रोका नहीं जा सकता और उसका मुद्दा बनना जरूरी भी है। लेकिन आप ये देखिए कि हमने गरीबों के लिए क्या किया। हम उनको मुफ्त राशन दे रहे हैं। हम जो बार बार तेल की बात आ रही थी, अभी माननीय योगी जी ने घोषणा की है कि उनको तेल नमक तक देंगे, दाल भी देंगे, पर यूनिट के हिसाब से देंगे। 35 किलो अनाज दिया जा रहा है एक एक परिवार में। सोचिए, आज तक इतना जो मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं ना आप जो दिल्ली प्रदेश को एग्जाम्पल बनाते हैं, दिल्ली प्रदेश की जनसंख्या कुल 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 23 करोड़ लोग। उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके बाद भी इतना बड़ा दिलदारी दिखाई गई है, इतनी ज्यादा सब्सिडी दी गई है, पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं, मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, बिजली घर घर पहुंचाई जा रही है, हर घर में नल लगाया जा रहा है, शौचालय बनाए जा रहे हैं मुफ्त। आप ये देखिए ना, आप ये देखिए कि इतने सारे, आप सिर्फ दीपावली के दिए अयोध्या के मत देखिए, गरीबों के घर जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है, उनके फोटो मेरे पास कम से कम 500 फोटोग्राफ हैं जिसमें वो दिए जलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये घर की योजना, ठीक है, पुष्पेंद्र जी जवाब दे जल्दी से। और हम उसी के दम पे अगले 5 साल के लिए इस देश की, प्रदेश की जनता के सामने आएंगे। ये एक ऐसी सरकार है जिसने 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करके अपना काम दिखाया है और काम दिखाने के बाद हम आगे आए। पुष्पेंद्र जी। डॉक्टर कौशल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, अब जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उसमें प्रदेश के वित्त मंत्रियों को इनवाइट किया जाता है, उसमें सहभागिता होती है उनकी। लेकिन हर जीएसटी काउंसिल की जब भी परिषद की बैठक हुई है उसमें हमारे दिल्ली के जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने हमेशा इस बात को रखा है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाइए ताकि इससे जनता को राहत मिले। लेकिन सुनवाई नहीं होती। आपके जितने भारतीय जनता पार्टी समर्थित जहां सरकारें नहीं है जिन राज्यों में, वो सारे वित्त मंत्री इस बात की मांग करते हैं कि आप इसको जीएसटी के दायरे में लाइए, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप चेक करवा लीजिएगा कि मनीष जी ने पिछली बार नाराज होकर के ये भी कहा था कि हम आगे से इसका बाइकाट कर देंगे कि इस काउंसिल में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। ये तो हो गई पेट्रोल डीजल की बात। दूसरी बात जवाब देगा, सुन लीजिए, दूसरी बात आपने ये कही भगवान राम के बारे में। देखिए, भगवान राम का दीपोत्सव होना ही चाहिए, उससे बड़ा पर्व हम लोगों के लिए शायद ही कोई होता हो। इसीलिए अगर आपने अयोध्या में दीपोत्सव मनाया तो हमारी सरकार ने भी दिल्ली में भगवान राम का धुआं बहुत बढ़िया। चलिए पुष्पेंद्र जी, मेरे पास समय नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय देने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि महंगाई को कैसे रोकेंगे ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है उसका इम्पैक्ट कैसे सामने आएगा ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।